हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार मस्त। तरफ सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पुराना लेक्चर आप देख के आए होंगे, तभी आप इस चैप्टर पे आए होंगे। उम्मीद है भाई, क्योंकि एक चीज़ है जो लिंकेज होती है, लिंक होती है, उसे कहते हैं संयोजक कड़ी। मान लो हम क्या कर सकते हैं भैया, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ सकते हैं। फिलहाल ये वही चीज़ चल रही है जो एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जोड़ी जा सकती है। हमारा लास्ट टॉपिक था शांत अवस्था। शांत अवस्था को हम जी नोट से दर्शाते हैं। जी नोट से मतलब होता है कि हृदय कोशिका और तंत्रिका कोशिका वैसे तो उपापचयी रूप से बहुत सक्रिय होती है, किंतु क्या करती है, विभाजन नहीं करती है, वो शांत अवस्था में चली जाती है। इसे शांत अवस्था कहते हैं। हाँ, मतलब विभाजन नहीं करेगी तो क्या होगी, एक शांत हो जाती है, तो मतलब कि शांत अवस्था। फिर जरूरत पड़ने पर क्या करती है, विभाजन करती है। सही बात। और सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी जल्दी, है ना? ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं। 12th क्लास की चीज़ें हैं जो आप पे बिल्कुल काम की अभी नहीं है। आपको पढ़ना है 11th क्लास। 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हमारे स्कूलों में एक सोच है, जो 11th क्लास नहीं पढ़ाते हैं, या तो बस पढ़ाते भी हैं तो क्वेश्चन आंसर तक ही सीमित होती है, और वो आप तक ही होगा, है ना? तो भाई हमें क्या कहे, बहुत चीज़ों को समझना है। और 11th याद रखिए, इस जीवन की सबसे बड़ी चाबी है, ठीक है। 11th क्या है भैया, इस जीवन की चाबी है। तो स्कूलों से हटकर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे क्या भैया, अब सूत्री विभाजन। क्या पढ़ेंगे? सूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने जीवन के बारे में पढ़ा, एन के बारे में पढ़ा, G2 के बारे में पढ़ा। तो हमने जीवन के बारे में पढ़ा, एस के बारे में पढ़ा, G2 के बारे में पढ़ा, और G0 के बारे में पढ़ा। ये सब काय में आता था, हमारा इंटरफेज में आ रहा था। कि हमने देखा था कि इंटरफेज में 95% कोशिका अपना समय व्यतीत करती है, और 95% वो इसी समय में गुजारती है कि उसे विभाजन करना है। सॉरी, उसे क्या करना है भैया, विभाजन के लिए तैयार होना। वो कहाँ पर होगा? एम फेज में होगा। तो वेटिंग डाल देते हैं बहुत अच्छे से। क्या भैया? एम फेज यानी माइटोसिस। क्या भैया? माइटोसिस। माइटोसिस को क्या कहते हैं भैया? सूत्री अवस्था भी कहते हैं। तो हम सूत्री अवस्था को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम लिख लेते हैं। अब भाई क्या हुआ, आपको एक बात पता है एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोशिका होती है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं इस बात को। एक कोशिका होती है, उसमें 2n है और 2c है। 2c मतलब डीएनए, 2n मतलब गुणसूत्र, ठीक है। और 2n का मतलब जैसे हम बोलते हैं भैया 23 मल्टीप्लाई 2, तो 46 गुणसूत्र हो गए। तो हमारा गुणसूत्र क्या होता है? 2n होता है। जहां n का मान हमारा 23 होता है, तो हम बोल देते हैं कि भैया 46 गुणसूत्र है, तो आप बोलोगे 2n। मानव कोशिका में 23 जोड़े होते हैं, सभी को पता है 23 जोड़े 22 ऑटोसोम्स होते हैं। सही बात है। तो फिर 2n क्या है? हमारा क्रोमोसोम की संख्या है। 2c क्या है? हमारे डीएनए की संख्या है। अब मान लीजिए भैया, इस पर क्या हुआ? विभाजन हुआ। क्या हुआ इसमें? विभाजन। कौन सा हुआ भैया? माइटोसिस। माइटोसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। माइटोसिस डिवीजन हुआ तो क्या होगा भैया? दो कोशिकाएं बन जाएगी, ऐसे और ये ऐसे। सही बात है। लेकिन इनमें अब भी डीएनए की संख्या 2n/2c ही रहेगी दोनों में ही। कि हमने एक बात पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो किसी कोशिका में डीएनए का द्विगुणन हो जाता है तो बराबर तरीके से बढ़ता है। सही बात है। अगर 23 में 23 उसमें रहेगा। यहाँ पर 2n/2c था, माइटोसिस डिवीजन करवाया, 2n2c ही है, 2n2c ही है, कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए माइटोसिस तो हो गया, इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है। समान कोशिका में विभाजन हुआ, दो कोशिका में बढ़ गया, समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट हुआ हमारा कौन सा भैया? एक और विभाजन हम करते हैं थोड़ा समझने के हिसाब से, उसको बोलते हैं हम मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। इसको हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन।
क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब भाई इससे क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा भैया, एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी? 4 कोशिकाएं बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 4 कोशिकाएं बन जाएगी। लेकिन इस बार 2n/2c नहीं होगा। इस बार 2n/2c नहीं होगा। सभी में गुणसूत्रों की संख्या n/c, n/c, n/c और n/c ऐसे हो जाएगी। मतलब हम देख पा रहे हैं कि भाई क्या होगा, जैसे हमने बोला था आपकी 46 गुणसूत्र की डीएनए होता है। अब आपके डीएनए में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो भाई 23 में बढ़ गए 2 जोड़े, 23 गुणसूत्र बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली बात यही है। फिर 2 से 4 और बन जाएगी। तो हमने डायरेक्ट बता दिया इस बात को, भाई 2 से 2 और कोशिकाएं बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। या फिर मान लीजिए हमारे पास क्या भैया 4n डीएनए है, तो वो क्या करेगा? 4 कोशिकाएं बनाएगा। तो एक एन तो ये, एक एन ये, एक एन ये, एक एन ये। कब? अर्धसूत्री विभाजन में। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। तो हमने किसकी बात करी यहाँ पे? अर्धसूत्री विभाजन की, जिसमें एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है और सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। सभी कोशिकाओं में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या। अब यहाँ पे डबल थी, 2n था, 2c था, पर यहाँ पर क्या है? n/c है, मतलब आधी ही रह गई। तो हम क्या कह रहे हैं भैया, एक कोशिका से क्या होगा? कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी ही रह जाएगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ऐसा आपसे पूछने वाला तो कोई है नहीं आपसे, समझ में आया है या नहीं आया है। वो तो मैं ही हूँ पूछने वाला, तो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, समझ में आया है ना? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा डिफाइनिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, इसको नोट करना है आपको, ये वाला चीज, ये वाला नोट नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम किसके बारे में? समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। समझते भैया? समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका अपने ही समान 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस वक्त जो आपके बेस संभाल रहे हैं वो है आशु सर, जो कि देख पा रहे हैं एक पीसीआर इंस्टीट्यूट नाम के, सीहोर नाम के व्हाट्सएप आता है, नंबर मेरे हैं, व्हाट्सएप उस नंबर से है। नंबर है 2298 जो भी है। ठीक है, मैं नंबर बता रहा हूँ स्टार्टिंग, ताकि आप समझ जाओ। आप ये कभी कंफ्यूजन मत पालो कि मैं आ रहा हूँ ग्रुप में, मैं ग्रुप में नहीं आता हूँ। ठीक है, वही देखते हैं। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक कोशिका अपने ही समान 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। अपने ही समान, तो भैया अपने ही समान। अब मान लो इस कोशिका को हम जनक कोशिका बोल देंगे और ये 2 अलग अलग कोशिका बन गई, पर किंतु अपने ही किसके समान है? जनक के समान है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे समरूपी विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? समरूपी विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? समरूपी विभाजन आपको इसको कहते हैं। कौन से विभाजन को? समसूत्री विभाजन को। ठीक है, आई होप आपने नोट किया होगा इसको। हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इस कहानी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 विभाजन पढ़े, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। थोड़ा सा इसके बारे में हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा बहुत अच्छे से,
अर्धसूत्री विभाजन। इसमें एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है भैया? चार कोशिकाओं का निर्माण होता है, अलग अलग, एक जैसी नहीं, अलग अलग, तथा ये अपने जनक से भिन्न होती है। ये अपने जनक से क्या होती है? भिन्न होती है। होगा यहाँ तक का? तो हमने बोला भी था ना कि सभी में गुणसूत्रों की संख्या आधी है, डीएनए की संख्या भी आधी है, तो मतलब अपने जनक से क्या है? भिन्न है। अगर इसमें भाई हमने बोला 2n था तो यहाँ पे भी 2n है, 2c था तो यहाँ पे भी 2c है, यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है। दिख रहा है हम सभी को? जनक से बिल्कुल भिन्न होती है। इसे क्या कहते हैं भैया? विषम रूपी विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विषम रूपी विभाजन कहते हैं। दिन में तो क्या मालूम कौन से भाग घोड़े भेजने चलाने जाते हैं, बिल्कुल एकदम। हो गया नोट? समसूत्री विभाजन हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। दोनों को हमें क्या कहना भैया? अर्धसूत्री विभाजन में अलग अलग कोशिका बनी तो हम बोलते हैं ना, जैसे विषम कोशिक पोषण होता है कि कोई भैया दूसरे पर अनिर्भर हो, तो अगर अलग होने के लिए किस पर निर्भर है भैया? अर्धसूत्री विभाजन। मतलब हमें कोई भिन्नता आएगी तो हम किस पर निर्भर है? अर्धसूत्री विभाजन पर है। अगर कोई समान रहना चाहता है तो किस पर? समसूत्री विभाजन पर। तो समान को बोला समरूपी, असमान को बोला विषम रूपी। बस कहानी खत्म है यहाँ से। नोट कर लो जल्दी। मिटा भैया मैं इसको ना, ठीक है, मिटा देता हूँ। ओके। नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एम प्रावस्था। आखिर कितने भागों में डिवाइडेड है? एम प्रावस्था को हम बोलते हैं सूत्री प्रावस्था भी कहते हैं। सूत्री प्रावस्था या अवस्था बात एक ही है, ठीक है। अब आपको बात पता होगा कि मैंने कुछ एक बार सर्कल बनाया था ऐसे, जिसमें हमने कुछ ऐसी कहानियां पढ़ी थी। G1 S G2 और ये M था। इस M को मैंने दो भागों में डिवाइड किया था आपके सपने में। तो जब आप सपने में देखते हैं क्लास, तो सपने में इस बात को हमने क्या करा था? एक तरफ केंद्रक का विभाजन किया था और एक तरफ द्विध्रुव का विभाजन किया था, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे? यहाँ पर दो भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। केंद्रक विभाजन, केंद्र विभाजन को क्या कहते हैं? आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आप पढ़ के आए ना? आप पढ़े हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर आपका होना चाहिए। मैं कभी भी देख सकता हूं इस आंसर को, ठीक है। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? दूसरी बात, इसका भी आंसर आपको लिखना है। द्विध्रुव का विभाजन। इसको भी आपको लिखना है।
कि द्विध्रुवीय के विभाजन को क्या कहते हैं। हमने दो चीजें पढ़ी, एम प्रवस्था में केंद्रक का विभाजन होता है, फिर किसका विभाजन होता है, द्विध्रुवीय का विभाजन होता है। जो स्टार्टिंग से क्लास देख रहा होगा उसको एक फॉर्मूला भी याद होगा, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कौन को डिवाइड किया था, केंद्रक के को डिवाइड किया था, केंद्रक को डिवाइड किया था। सबको याद है ये बात, बिल्कुल याद है। तो फिर यहां तक नोट करो, मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं आगे कुछ देख के यहां से। ठीक है, ऐसे बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। तो भाई हमने बोला केंद्र के विभाजन को हमने क्या करा है, दो भागों में डिवाइड किया है। सॉरी, केंद्र विभाजन को हमने चार अवस्था में डिवाइड किया है। नंबर एक है हमारी पूर्वावस्था, फिर मध्यावस्था, फिर आएगा हमारा कौन भैया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एनाफेज क्या कहते हैं, पश्चावस्था। पश्चावस्था और हो गया कौन भैया हमारा, अंत्यावस्था। मैं सभी के इंग्लिश में नाम भी लिखूंगा क्योंकि इंग्लिश में भी नाम आपको याद रखने हैं। अंत्यावस्था इसे बोलते हैं प्रोफेज, इसे बोलते हैं मेटाफेज, इसे बोलते हैं एनाफेज, इसे बोलेंगे हम क्या, टीलोफेज। कभी आप जीवन में आप पे कलंक लगेगा कि हमने 11th क्लास नहीं पढ़ी, और जो क्लास 11th पढ़ भी रहे हैं स्कूल में उन पर यह भी कलंक लगेगा कि हमने ढंग से क्लास नहीं पढ़ी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करवाए बस। तो उन सबको दूर कर रहा हूं मैं। केंद्रक विभाजन में चार अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन चारों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है कहीं से कहीं तक भी। अब भाई कौन आया हमारा, द्विध्रुवीय विभाजन। इसमें भी यही होगा, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, चारों फेज इसमें भी चलेगी। ठीक है, तो भाई अगर हम देखें टाइम के हिसाब से, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से देखते हैं हम। इसमें ये कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। PMAT, P का मतलब सबसे ज्यादा है, M उससे कम है, A उससे कम है, T इससे कम है। ठीक बात है, सही बात है। तो भाई ये जब हम द्विध्रुवीय विभाजन बात कर रहे हैं, अगर हम देखें कि द्विध्रुवीय विभाजन, P मतलब प्रोफेज, M मतलब मेटाफेज, A मतलब एनाफेज, T मतलब टीलोफेज। हम एक चीज देखें कि द्विध्रुवीय मैं कह रहा हूं, द्विध्रुवीय विभाजन की भी अवस्था यही है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। नाम नहीं लिखा है बस इसलिए। द्विध्रुवीय विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था है प्रोफेज। कौन है भैया, प्रोफेज। सबसे छोटी टीलोफेज। ठीक है, ये हमें नोट करना है। कर लिया नोट आप सभी लोगों ने, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। और लाइव क्लास नहीं आने के जिम्मेदार भी आप हैं, लेकिन आप जिम्मेदार नहीं हैं, मैं नहीं मानता हूँ। भाई सभी के पास मोबाइल नहीं होता है, और सभी के पास मोबाइल नहीं होता है तो सभी एक साथ तो क्लास देख नहीं सकते। तो फिर अब सभी के पास मोबाइल नहीं है तो फिर एक बात काम ही करें ना, फिर रिकॉर्डेड क्लास ही रखें। रिकॉर्डेड क्लास दो, क्या दिक्कत है। जब आपके डाउट बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन हम लाइव क्लास रख लेंगे, लेकिन उसके लिए भी क्या है, बहुत मुश्किलें हैं। जो भी रहेगा बहुत कोशिश से करेंगे, कोशिश हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास से ही काम चलाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं ये समय बहुत कीमती है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, और समय निकालना बहुत मुश्किल है।
आप जानते होंगे आपको 11 बजे तक क्लास चलती है, आपकी क्लास नहीं होने के बावजूद भी। और आपकी बहुत डिमांड थी कि 12th क्लास का कोर्स क्रेज को वो क्या बोले बैच चलाया जाए, वो चालू हो गया फाइनली कल। बढ़िया है कि आप पढ़ो अच्छे से, किसी का कोई मतलब नहीं है इस दुनिया में, सब अपने मतलब के लिए काम करते हैं। कौन किसके मतलब के लिए काम कर रहा है इसमें समझेंगे, ठीक है। पढ़ते भाई आगे किसके बारे में पढ़ते हैं अपन? पूर्वावस्था के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? पूर्वावस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो माइटोसिस की प्रथम अवस्था कौन है भैया? पूर्वावस्था। कौन है? पूर्वावस्था। एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख देते भैया अपन क्या? पूर्वावस्था। हमने हेडिंग डाली पूर्वावस्था। इंग्लिश में बोले तो प्रोफेज। क्या भैया? प्रोफेज। अब भाई ये क्या है? माइटोसिस की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? प्रोफेज है। तो हम लिख देते हैं ऐसे बिल्कुल करके इसको, माइटोसिस की सबसे लंबी प्रावस्था। तो सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी भैया? प्रोफेज। हम देख पा रहे हैं कि प्रोफेज क्या हो रहा है? पहले नंबर पर आ रहा है। तो क्या होगा? माइटोसिस की पहली अवस्था भी यही है। तो माइटोसिस, अभी तो हम माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम मियोसिस की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आता है इसमें। माइटोसिस की पहली अवस्था, ठीक है भाई। माइटोसिस क्या? पहली अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होता है हम थोड़ा सा लिख लेते हैं उसके बारे में, फिर हम आपको समझाएंगे। क्या करेंगे भाई? आपको समझाएंगे। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र पदार्थ समझते होंगे। गुणसूत्र कहाँ होता है? डीएनए में होता है। कैसे आकार का होता है? ऐसे आकार का होता है, ठीक है। डीएनए डबल लड़ी में होता है, ठीक है भाई। तो बच्चे नहीं, इसको बताया जाए कि कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं अपन। तो गुणसूत्र पदार्थ का संघनन, कंडेंसेशन, गुणसूत्र पदार्थ के संघनन का प्रारंभ पूर्वावस्था में ही होता है। पूर्वावस्था में होता है, यह पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्र का संघनन कौन सी अवस्था में होगा? पूर्वावस्था में होगा, प्रोफेज में होगा। तो कैसे होगा भैया? आप में समझाओ तो ओके, मैं समझाता हूं। ऐसे गुणसूत्र है, ऐसे 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 हम बना लेते हैं। क्या भैया? ये गुणसूत्र है। अब भाई इसका संघनन करवाना है हमें। क्या करना भैया? इसका संघनन करवाना है। ये ऐसे रूप में है गुणसूत्र, संघनन करवाना है। और हमें पता है कि गुणसूत्र कैसा होता है, तो हमने बहुत पहले एक बार पढ़ा था कोशिका जीवन की इकाई में। ऐसे गुणसूत्र होता है, उसमें एक काइनेटोकोर लगे होते हैं, है ना। ये पढ़ के आए थे हम। तो भाई हम क्या करेंगे? इन गुणसूत्रों को संघनन करवाएंगे। कौन सी अवस्था में? प्रोफेज में। कौन सी अवस्था में? प्रोफेज में। हमने संघनन करवा दिया। यहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिखेगा ना यार, कोई बात नहीं। मैं आधा घंटे क्लास ही रख दूंगा भाई। नहीं, उससे सही नहीं दिखता। संघनन हो जाएंगे और इसी रूप में आ जाएंगे। किस रूप में आ जाएंगे? इस रूप में आ जाएंगे। तो हमने तो बोला ही है अभी हाल कि ऐसे रूप में आते हैं गुणसूत्र। ठीक है। गुणसूत्र संघनित होकर कैसे बन जाएंगे? ऐसे बन जाएंगे। इसको बोलते हैं, दो ध्रुव है तो इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिक अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध गुणसूत्र। फिर भैया क्या होगा इसमें?
तारक केंद्र, तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। मैं समझाऊंगा भाई, मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा इस बात को कि कैसे विपरीत ध्रुवों की तरफ जाएंगे। ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। एक एक लाइन को बहुत अच्छे समझना है, ठीक है। और हर लाइन का अर्थ है। आपसे पूछ सकता है भाई माइटोसिस की प्रोफेज अवस्था के बारे में लिखिए, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि गुणसूत्र पदार्थ संघनित होकर क्या बनाएगा भैया, गुणसूत्र पदार्थ संघनित हो जाएगा। संघनित का मतलब भैया एक ही क्रम में आ गए, या तो बहुत सारे थे, या तो भाई दो भी बन गए। फिर क्या होगा, तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। कैसे जाएंगे वो पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो हमने बनाया क्या, एक कोशिका बनाई ऐसे। चलो हमने कोशिका बनाई, हमें पता है कोशिका में केंद्रक होता है, ये भाई कोशिका में केंद्रक होगा। अब क्या भैया उसमें, ये मान लीजिए आप, ये हमारे पास क्या है, तारक केंद्र है, ये ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, तारक केंद्र है। प्रोफेज स्टेट हो जाएगी, स्टेज हो जाएगी, स्टेप हो जाएगी या फेज हो जाएगा, तो क्या होगा, यही तारक केंद्र क्या होंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर तरफ चले जाएंगे। अब मैं समझाता हूं कैसे जाएंगे। ये ऐसे, इनका बहुत बड़ा काम याद आएगा हमें। मैं आपसे पूछूंगा कि तारक केंद्र के पास कौन होगा, किससे कौन जुड़ा रहेगा, तो क्या हो जाएगा भैया हमारा, ऐसे तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। यहां पर ये थे, फिर क्या चले गए भैया, विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए। किसमें, प्रोफेज में, किसमें, प्रोफेज में, ठीक है। इस वजह से लिखना पड़ेगा हमें, तारक केंद्र तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर, मैं समझाऊंगा कैसे क्या होगा, ठीक है सर। टेंशन नहीं लेना है कि कैसे क्या सूक्ष्म लिखाएं बनेगी ना। टेन दो इसको, कोई जरूरत नहीं है, टेन दो इसको, ठीक है। अब हम थोड़ा लिखते हैं इधर, पूर्वावस्था के अंत में, जब ये स्टेज खत्म हो जाएगी, ये फेज खत्म हो जाएगा, तो हम पढ़ लेते हैं उसके बारे में। पूर्वावस्था के अंत में, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर केंद्रक आवरण, केंद्रक के ऊपर पाया जाने वाला आवरण क्या होता है, केंद्रक आवरण होता है। आवरण केंद्रिका पर गाल्जी काय नहीं दिखाई देते, गायब हो जाएंगे, ठीक है भाई, नहीं दिखाई देते हैं। तो इस बात को मैं समझाऊंगा, ठीक है भाई। इस बात को समझा रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये कोशिका चक्र है, एक कोशिका है, इसके अंदर ही भैया हमने बोला ऐसे ऐसे ये होता है कौन, गुणसूत्र होता है, ऐसी स्टेज में है, प्रोफेज से पहले, ठीक है। प्रोफेज से पहले पढ़ा रहा हूं मैं इसको, क्या कर रहा हूं भैया मैं, प्रोफेज से पहले, प्रोफेज से पहले। और भैया इस पर ही क्या होगा, ऐसे गोल्जी बॉडी अंतर्द्रव्य जालिका होगी। हमने बोला था भैया क्या होता है, केंद्रक का बाहरी आवरण, तो केंद्रक का आवरण होता है, केंद्रक की जो बाहरी भित्ति होती है वो लगातार क्या बनाती है, अंतर्व्रण बनाती है, फोल्डिंग करती है, उसे बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं उसे, अंतर्द्रव्य जालिका। और ऐसे ही रूप में कभी आपने पढ़ा होगा गाल्जी बॉडी भी होती है,
सिस्टर्नी और पुट्टिकाओं की बनी होती है, सभी को याद है। और भैया उसमें क्या होगा, ऐसे डीएनए भी होगा। लेकिन जब क्या होगा, प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, तो भाई क्या होगा, उन्होंने बोला है कि केंद्रक आवरण, केंद्रक के ऊपर पाया जाने वाला आवरण, भाई ये पाया जा रहा, देखो ये पाया जा रहा था केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर गुणसूत्र होता है, तो डीएनए हो गया, गुणसूत्र भी हो गया। हमने केंद्रक की बात कर ली। बाहर कौन है भैया, गाल्जी बॉडी है और अंतर्द्रव्य जालिका है, गाल्जी बॉडी और अंतर्द्रव्य जालिका है। अब हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि भाई क्या होता है, यहां तो गुणसूत्र तो संगठित हो जाएगा और ये ऐसे बना लेगा, ऐसे गुंज संगठित हो जाएगा, ऐसे बना लेगा। किंतु इस बार हमें ना तो ये दिखाई दे रहा, ना ये दिखाई दे रहा, ना ये दिखाई दे रहा, ना ये दिखाई दे रहा। ये दिखाई दे रहे हैं तो कैसे रूप में, संगणित के रूप में। गुंजूत दिखाई दे रहा है तो कैसे, संगणित के रूप में। तो हमने बोला है ये केंद्रिका थी, असल में केंद्रिका थी, ये केंद्रिका थी भाई। केंद्रिका खत्म, खत्म, गाल्जिकाएं खत्म, खत्म, ईआर खत्म, केंद्रक आवरण भी लगभग खत्म होने लग गया है। इस प्रकार हमारी पूर्वावस्था कंप्लीट हो गई है। थोड़ी शाम हो गई है तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, और फालतू पढ़ने से मतलब नहीं, ठीक है सर, कुछ दिक्कत नहीं है तो पढ़ाओ आप, तो नहीं भाई समस्या हो जाएगी, और समस्या का समाधान आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भाई ये देते हैं यहाँ तक, प्रोफेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कल हमारा टारगेट होगा, कल रविवार है तो कल लंबी क्लास भी हो सकती है, कल लंबा टाइम हो सकता है, तो भाई रिकॉर्डेड होगा या लाइव होगा ये आप पे डिपेंड करेगा। फिर भी एक बार कह रहा हूँ, एक मौका आपको दे रहा हूँ, एक मौका आपके लिए है। आप चाहते हैं वास्तविकता में पढ़ना तो थोड़ा सा चीज़ों को एक्टिव होना होगा आपको, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर टू बी ऑल, थैंक यू।